हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वैनगंगा क्लासेस में। आज हम चर्चा करेंगे डीपीएसपी के सेकंड पार्ट पर। जैसा कि मैंने इससे पहले पार्ट पर बताया हुआ है कि किस आर्टिकल में कौन कौन से डीपीएसपी के प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें हमने आर्टिकल 36 से 51 तक कर चर्चा की। चलिए उसे एक बार दोहरा लेते हैं। आर्टिकल नंबर 36 राज्य की परिभाषा की बात करता है। आर्टिकल नंबर 37 में प्रावधान किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक, उसके बाद 38 में दो पॉइंट बनेंगे अपने। 38 क्लॉज 1, 38 क्लॉज बी। तो 38 क्लॉज 1 क्या बोलता है? 38 क्लॉज 1 में न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात की गई है। आर्टिकल 38 क्लॉज 2 की बात करें तो उसमें असमानता अर्थात आय एवं जीवन स्तर की असमानता को कम करने की बात की गई है, आर्टिकल नंबर 38 क्लॉज 2 के अंतर्गत। इसके बाद 39 की बात करें, 39 में क्लॉज बने हुए ए बी सी डी ई एफ तक, अर्थात टोटल 6 क्लॉज हैं। ठीक, तो इन सभी को हम देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, चलिए सीरियल वाइज ही डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 39 क्लॉज ए के अंतर्गत क्या किया गया? आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने की बात की गई है। किसके लिए? स्त्री एवं पुरुषों के लिए। ठीक है। आर्टिकल नंबर 39 क्लॉज बी की बात करें, संसाधनों का जनहित में प्रयोग करना, तथा आर्टिकल नंबर 39 क्लॉज सी के अंतर्गत संसाधनों का विकेंद्रीकरण, साधनों के उत्पादन का विकेंद्रीकरण की बात की गई है। ठीक, 39 सी के अंतर्गत। आर्टिकल नंबर 39 क्लॉज डी के अंतर्गत सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, अर्थात स्त्री एवं पुरुषों को यदि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 39 ई की बात करें तो इसमें बात की गई है स्वास्थ्य की। ठीक, स्वास्थ्य के अधिकार या स्वास्थ्य के संरक्षण की बात की गई है। ठीक, आर्टिकल नंबर 39 एफ में प्रावधान किया गया है बचपन के संरक्षण एवं शोषण से बचाने की बात की गई है। बचपन जो है उसे शोषण एवं से बचाने की बात की गई है। उसके बाद बात करें आर्टिकल नंबर 39 ए, क्लॉज नहीं है इसमें, आर्टिकल नंबर 39 ए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है क्योंकि इसमें बात की गई है समान विधि, सभी के लिए समान विधि तथा विधि तक हर किसी की पहुंच या निःशुल्क संरक्षण, विधि का निःशुल्क संरक्षण, यह कहा गया आर्टिकल नंबर 39 ए के अंतर्गत। ठीक, उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 40 की। तो आर्टिकल नंबर 40 बोलता है पंचायतों के गठन एवं उनके सशक्तिकरण की बात करता है। आर्टिकल नंबर 41 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 41 क्या बोलता है? रोजगार का अधिकार, बेरोजगारी, दुर्बल जन, दिव्यांग जन, इन सभी के संरक्षण की बात करता है आर्टिकल नंबर 41। 42 आर्टिकल नंबर 42 बोलता है कार्य की मानवोचित दशा तथा प्रसूति का संरक्षण या प्रसूति के लिए संरक्षण। ठीक है, इस चीज की बात करता है। आर्टिकल नंबर 43 क्या बोलता है? मजदूरों के निर्वाह मजदूरी, अर्थात उनके लिए एक बेहतर तरीके से मजदूरी, निर्वहन मजदूरी क्या है निर्धारित की जा सके, अर्थात उन्हें उचित दाम मिले मजदूरी का, तथा साथ ही साथ कुटीर उद्योगों के को बढ़ाने की बात आर्टिकल नंबर 43 में की गई है। आर्टिकल नंबर 43 ए के अंतर्गत कारखानों में मजदूरों के प्रबंधन की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 43 बी में सहकारी समिति के सुदृढ़ीकरण की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 44 समान सिविल संहिता की बात करता है। आर्टिकल नंबर 45 की बात करें शिक्षा, जो कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं उनके शिक्षा एवं उनके रखरखाव की बात करता है। आर्टिकल नंबर 46 की बात करें तो SC ST एवं दुर्बल वर्ग जो है उन सभी के लिए संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल नंबर 47 शराब एवं मादक पदार्थों का प्रतिबंध की बात करता है। आर्टिकल नंबर 48 गाय एवं दुधारू जो जानवर हैं या पशु हैं उनके वध पर निषेध या प्रतिबंध की बात करता है। आर्टिकल नंबर 48 ए की बात करें तो पर्यावरण के संरक्षण की बात करता है। 49 की बात करें तो यह स्मारक तथा ऐसी पुरातात्विक वस्तुएं हैं जिनके संरक्षण की बात करता है। 50 की बात करें न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण की बात करता है। और 51 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। तो यह सारे हमारे डीपीएसपी थे, उनके आर्टिकल थे। इनके अन्य भी कुछ एस्पेक्ट्स बच जाते हैं जिन्हें कवर करने के लिए सेकेंड पार्ट मैंने बनाया है। वह यह है कि किस आर्टिकल को, देखिए तीसरा क्वेश्चन टाइप जो हो सकता है वो यह पूछा जाएगा कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा डीपीएसपी का कौन सा प्रावधान जोड़ा गया, या पूछ सकता है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा डीपीएसपी का कौन सा प्रावधान जोड़ा गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। तो उससे हम देख लेते हैं कि कौन से संविधान के द्वारा कौन कौन से प्रावधान जोड़े गए। ठीक है, कोशिश यह करता हूँ कि इरेज ना करना पड़े। आई थिंक मैं मानता हूँ कि यहाँ तक दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक, आर्टिकल
ठीक, एक काम करते हैं, इरेज ही कर लेते हैं। यार प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें संविधान संशोधन, तो कौन कौन से संविधान संशोधन जो है के द्वारा कौन कौन से प्रावधान जोड़े गए, तो मैं यहाँ सिर्फ आर्टिकल लिख देता हूँ किस किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। मैं आशा करता हूँ ये दिखाई दे रहा होगा, यदि नहीं दिख पा रहा है तो आप मेरे शब्दों को विशेष तौर से सुनिएगा। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा कौन कौन से आर्टिकल जुड़े हैं, तो आर्टिकल नंबर देखिए, आर्टिकल नंबर हम बात करें 31A 31B, ये दो चीज़ें दी गई है। तो आर्टिकल नंबर 39A जोड़ा गया, ये दोनों प्रावधान पहले से मौजूद थे। 39A जोड़ा गया तथा 39F जोड़ा गया। ठीक, इसके बाद में बात करें 39A एवं 39F एंड देन 43A जोड़ा गया, 43A जोड़ा गया एंड 48A जोड़ा गया। चलिए इसे भी यहाँ लिख देते हैं 48A। ठीक, ये आर्टिकल जोड़े गए। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कब होता है 1976 में होता है। इसी के बाद में 4 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है जिसके द्वारा कुछ नीति निर्देशक तत्व और भी जोड़े गए। वो कौन कौन से हैं इसे हम देख लें। तो 38(2) के अंतर्गत जो है कुछ जो प्रावधान है वो असमानता अर्थात आय एवं जीवन स्तर की असमानता को समाप्त करने का प्रावधान जो है वो जोड़ा गया। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कब होता है, यह होता है 1978 में। ठीक है, इसी संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। ठीक है, इसके बाद बात करें 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, तो ये कब होता है 2011 में होता है, जिसमें सहकारी समिति से संबंधित प्रावधान है। और सहकारी समिति हमारे किस आर्टिकल में आया है 43B के अंतर्गत आया। तो इसमें कौन सा आर्टिकल संशोधन हुआ या किस आर्टिकल को जोड़ा गया इसमें, तो 43B के अंतर्गत जोड़ा गया। ठीक है, देखिए काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को आर्टिकल को लर्न करना फिर उसे इस तरह से याद करना, लेकिन आप बार बार कोशिश करेंगे ये एग्जाम्स में जाने से पहले एक बार ये वीडियोस देख लेंगे तो काफ़ी मददगार सिद्ध होगा, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि एक लंबे प्रयास के द्वारा ही आप क्या है किस चीज़ को याद कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम, एक और संविधान संशोधन होता है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। इसके द्वारा क्या किया गया, आर्टिकल नंबर 4, देखो ये किससे संबंधित है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट शिक्षा से संबंधित है। और शिक्षा से संबंधित जो प्रावधान है डीपीएसपी में आर्टिकल नंबर 45 में किया गया है, लेकिन इसमें ये जोड़ा नहीं गया। इसकी जो कथा वस्तु थी, कथा वस्तु में परिवर्तन किया गया, कथा वस्तु में परिवर्तन किया गया। शिक्षा की बात की गई थी लेकिन 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो शिक्षा एवं उसके रखरखाव की बात की इसमें की गई है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के दौरान। आई थिंक ये दिख रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, और निश्चित ही आप इसे देख पा रहे हैं, बिल्कुल सही हूँ मैं। तो ये चीज़ें की गई। इसके बाद में एक और एस्पेक्ट जो है हमारे बचता है वो ये है कि कौन सा आर्टिकल जो है वो, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, मानता हूं कि आप लोगों ने इसे लिख लिया है। कौन सा आर्टिकल किस सिद्धांत को प्रतिरूपित करता है, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी चर्चा कर चुका है कि गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित कुछ हैं, कुछ समाजवादी सिद्धांत पर आधारित हैं, कुछ आधुनिक सिद्धांत पर आधारित हैं। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले गांधीवादी, ठीक, तथा समाजवादी। आपसे यही क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन सा, जो यहाँ पे आर्टिकल नहीं दिया रहेगा, आपको प्रावधान दिए रहेंगे कि बोला जाएगा कि निम्न में से 4 ऑप्शन होंगे, कौन सा प्रावधान जो है समाजवादी सिद्धांत या विचारधारा पर आधारित नहीं है। 3 वहाँ से समाजवादी होंगे, 1 नहीं होगा। तो हमें इसे एक बार सिर्फ देख लेना है या सुन लेना है तो आपको ईजिली चीज़ें याद हो जाएंगी। और एक और है उदारवादी। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी विचारधारा पे आधारित। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देखते हैं कौन से किस किस में है, समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी। गांधीवादी में विचारधारा में गांधी जी के जो विचार थे उनसे संबंधित जो डीपीएसपी शामिल किए गए उन्हें लिया गया। समाजवाद का आप जानते हैं अर्थ, जानते हैं नहीं जानते हैं, तो हम बताते हैं आपको समाजवाद का अर्थ क्या होता है। समाजवाद क्या है, समाज शब्द समझ में आ रहा है। समाज में कौन प्रबल होगा, व्यक्ति प्रबल होगा, नागरिक प्रबल होगा, निम्न तबके का हर एक व्यक्ति प्रबल होगा। तो सरकार हर एक व्यक्ति के लिए जो छोटे से छोटा है,
हाँ, निर्बल व्यक्ति है, अंतिम व्यक्ति है, उस तक जो है साधनों को पहुंचाने की बात करेगा। अर्थात यह संबंधित होगा किससे? समानता से, ठीक है, उनको साधन उपलब्ध कराने से संबंधित जो प्रावधान होंगे ये समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत रखे जाएंगे। ठीक है, आपने शायद आई थिंक सुना हो ये चीज़ें। उदारवादी, जो कि या आधुनिक सिद्धांत कह सकते हैं, जो किस पर डिपेंड होता है? लाभों पर, कि इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि लाभ कमाना। ठीक है, इस तरह से कुछ चीज़ें हैं, या इसे ही हम आधुनिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आधुनिक सिद्धांत या विचारधारा। तो चलिए देखते हैं भाई, क्या ये ऐसा कुछ प्रावधान है? न्याय, असमानता। 39 देखिए, आजीविका के पर्याप्त साधन, संसाधन का जनहित में प्रयोग, साधनों के उत्पादन के विरुद्ध, समान कार्य, समान नागरिक संहिता, ये सारी चीज़ें जो हैं, समान वेतन। 39A। तो ये कौन कौन से प्रावधान किस किस के अंतर्गत आते हैं? चलिए इसे डिस्क्रिमिनेट कर ही लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, समाजवाद के अंतर्गत क्या आएगा? आजीविका के पर्याप्त साधन, संसाधनों का जनहित में प्रयोग, साधनों के पर्याप्त उत्पादन विकेंद्रीकरण। 39A समाजवादी हो जाएगा। ठीक, असमानता की बात करता है, अर्थात इसे समाप्त करने, जीवन स्तर को समाप्त करने के 38 क्लॉज 2। इसके बाद बात करें समाजवादी में और क्या क्या आएगा? पंचायत नहीं। रोजगार से अधिकार एवं बेरोजगारी की बात करें तो बिल्कुल सही है, 41 आएगा। 42 कार्य की मानवोचित दशा, प्रसूति नहीं। मजदूरों की यदि जहाँ भी बात होती है तो समाजवादी के अंतर्गत आएगा। 43 ये भी आएगा क्योंकि मजदूर से संबंधित है। ठीक है, 43A कारखानों में मजदूरों के प्रबंधन की भागीदारी, बिल्कुल सही। सहकारी समिति नहीं आएगा समाजवादी में। समान नागरिक, शिक्षा, शराब, गाय, ये नहीं आएंगे। ठीक है, ये कुछ जो है आर्टिकल जो है समाजवादी से संबंधित है। कुछ गांधीवादी विचारधारा को देख लें हम तो देखिए, समाजवादी में हम 38 एक जो 1 है इसे भी इंक्लूड कर सकते हैं, 38 क्लॉज 1 को भी इंक्लूड कर सकते हैं। और भी यदि बहुत ही ज़्यादा विस्तृत तरीके से जाएं तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट आ सकते हैं। ठीक, लेकिन हमें और भी ज़्यादा क्रिटिकली नहीं होना है, चीज़ों को इजी वे में समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो गांधीवादी विचारधारा की बात करें, पंचायत के गठन की बात की गई गांधीवादी विचारधारा में। गौ धन से संबंधित बात की गई, 48 की बात कर सकते हैं। शराब की बात की गई, 47 गांधी जी के विचारों में शराब के प्रतिबंध की बात की गई है। ठीक, और बात करें तो 49 स्मारकों के जो है या फिर अपने पुरातात्विक चीज़ें उनके संरक्षण की बात की गई है। पंचायत हो गया। हाँ, और कौन से प्रावधान हैं जो आ सकते हैं गांधीवादी विचारधारा में? यही कुछ प्रावधान हैं जो गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इसके बाद में बात करें हम आधुनिक विचारधारा, तो समान नागरिक संहिता अर्थात 44 ये किसके अंतर्गत आएगा? उदारवादी है, आधुनिक विचारधारा। अंतर्राष्ट्रीय शांति 51 आधुनिक विचारधारा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शांति तो पुरानी पहले से ही चली आ रही है। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण भी 50 जो है यह भी आएगा उदारवादी के अंतर्गत। ठीक, और कौन से आ सकते हैं? (39A) तो ये कुछ प्रावधान थे जो गांधीवादी एवं समाजवादी तथा आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत आने वाले आर्टिकल्स को मैंने बताया। आप इन्हें यहाँ पर और भी पढ़ करके चीज़ों को समझ सकते हैं, मैंने आर्टिकल लिख दिए हैं। अब बात करते हैं अगला मुद्दा। अगला मुद्दा क्या था? अगला मुद्दा ये था, जब संविधान को स्वीकार किया गया और चीज़ों को अप्लाई किया गया भाइयों, तो फिर दिक्कत ये खड़ी हुई कि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी दोनों में तकरार होने लगी, क्योंकि बहुत से ऐसे कानून बनाए गए जिसमें क्या किया गया कि समझ में नहीं आने लगा कि फंडामेंटल राइट्स को तवज्जो दी जाए कि डीपीएसपी को तवज्जो दी जाए। ठीक है, तो इससे जैसे कि अब देखें हम, देखो 39 की बात करें, 39 क्या सी 39 सी क्या बोलता है? संसाधनों अभी जस्ट मैंने इरेज किया, वहीं से ये चीज़ें ले रहा हूँ मैं। संसाधनों का जनहित में प्रयोग, ये 39B है। तथा 39C क्या बोला? साधनों का या साधनों के उत्पादन का विकेंद्रीकरण। राइटिंग में मत जाइए, मेरे शब्दों को सुनिए। संसाधनों के उत्पादन का विकेंद्रीकरण और संसाधनों का जनहित में प्रयोग। तो आर्टिकल नंबर
31 किससे से संबंधित है बताइए? अब नहीं है फिलहाल में, लेकिन वो संबंधित था किससे? संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। तो देखिए, जब संसाधनों का यदि हम जनहित में प्रयोग करना चाहेंगे तो बहुत से संसाधन ऐसे होंगे जो व्यक्तिगत होंगे, तो उन्हें हम जनहित में प्रयोग कैसे कर पाएंगे? तो ये तकरार उत्पन्न होने लगी कि भैया यदि हम फंडामेंटल राइट्स को तवज्जो दें कि डीपीएसपी को तवज्जो दें। तो इसी पर केसेस आते हैं कुछ, जिसको मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर दूँ, 2 मिनट और वीडियो चलेगा, आई थिंक डिस्कशन चलेगा। तो क्या चीज़ें होती हैं उसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहला केस आता है केशवानंद भारती केस। हाँ, और एक बात मैं याद दिला दूँ दोस्तों कि मैंने ऑलरेडी आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से संबंधित जो वीडियो है बनाया हुआ है, और निश्चित ही एक जजमेंट पॉलिटी की पूछी जाती है, और आपको वो आंसर राइटिंग या इन योर नॉलेज या बहुत सारी जजमेंट हम पढ़ते तो इधर उधर बहुत है, लेकिन सिस्टमेटिकली एक जगह कोई चीज़ें मिल जाए तो वहाँ पर मैंने 25 से 30 जो है जजमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे डिस्कस किया हुआ है, जो आपके लिए बहुत ही मददगार सिद्ध होगी। यदि आपने अभी तक नहीं देखा हुआ है उसे, तो जाकर सबसे पहले देखिए दोस्तों, ठीक है। मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा आप लोगों से। प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिटी बाय कपिल सर, आप वहाँ पर जाकर चेक करिए, आपको सारे सीक्वेंस वाइज पॉलिटी के टॉपिक्स मिलेंगे। और निश्चित ही मैं यह कह सकता हूँ दावे के साथ कि वहाँ पर आप यदि वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से आप अपनी पॉलिटी की तैयारी बखूबी कर सकते हैं, ठीक है। केशवानंद भारती केस, इसमें मूल ढांचे का सिद्धांत आता है, सिद्धांत निकल कर आया, ठीक है। दूसरा केस आता है मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस, इसमें क्या प्रावधान किया गया, ठीक। इसमें मूल ढांचे का सिद्धांत आता है, और इसकी एक डेट बहुत ही, ये केस है 1973 का, और यह केस है 1980 का, ठीक। इसमें एक डेट है 24 अप्रैल 1973, ठीक। इसमें मूल ढांचे का सिद्धांत निकल कर आता है। मिनर्वा मिल्स केस में क्या कहा गया कि जो काफ़ी अब तक जो है लागू है ये चीज़ें, कि फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के विपरीत नहीं, अपितु पूरक हैं। कैसे हैं? पूरक हैं। तो आपको स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मिनर्वा मिल्स केस में यह चीज़ें कही जाती हैं, या आपसे पूछेगा कि फंडामेंटल राइट्स एक दूसरे के पूरक हैं, यह किस केस में कहा गया? तो मिनर्वा मिल्स केस कब आता है? 1980 में आता है। और इसी केस में एक और महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और क्वेश्चन यदि आपके लिए क्रिटिकल बनाने की कोशिश यदि एग्जामिनर करता है तो क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों में से देगा। और यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि जितने मैंने चीज़ें कवर करवाई हैं, क्वेश्चन डीपीएसपी में इससे बाहर कतई नहीं हो सकता, ठीक। तो यहाँ पर चीज़ें क्या कह रही हैं, इसमें क्या कहा गया? आर्टिकल आपने 39B देखा, जो जस्ट मैंने कुछ देर समय पहले बताया आपको, और 39C देखा, ठीक है, जो संसाधनों का जनहित में प्रयोग आर्टिकल नंबर 39B कहता है। और 39C क्या बोलता है कि साधनों का विकेंद्रीकरण, साधनों के उत्पादन का विकेंद्रीकरण करना, ये 39C कहता है। तो इन दो आर्टिकल्स में कुछ में क्या है, वरीयता दी गई को, क्या किया गया, इसे वरीयता दी गई को, वरीयता दी गई किससे वरीयता दी गई दोस्तों? आर्टिकल नंबर 39B, आर्टिकल नंबर 39C, इसे क्या है, वरीयता दी गई, कि वो वरीयता दी गई, किससे वरीयता दी गई? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 31। 14 क्या बोलता है? समान विधि का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण। 19 में 5 क्लॉज बने हुए हैं, ABC, ये सारी चीजें, ठीक। उसके बाद आर्टिकल नंबर 31, जो अब हटा दिया गया है, जो कि एक संपत्ति का अधिकार हुआ करता था,
ठीक है, जो अधिकार हुआ करता था। तो अब क्या चीज़ें हुई हैं, अब यह चीज़ें हुई हैं कि ये जो 3 आर्टिकल है, ये 3 आर्टिकल और ये 2 आर्टिकल, इन दोनों में यदि कहीं पर कोई यदि कानून सरकार बनाती है और इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, एक विरोध हो जाता है या क्या हो जाता है, एक द्वंद्व होता है, तो वरीयता किसे मिलेगी, आर्टिकल नंबर 39B एंड 39C को मिलेगी। इन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। ठीक है, नज़रअंदाज कर दिया जाएगा किन्हें, 14, 19 एंड 31 को। ठीक, तो यह चीज़ें हमने डिस्कस की, सारे एस्पेक्ट्स हमने जाने, और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार सिद्ध हुआ होगा। और आपको हमारे वीडियोस पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, यारों तथा जानने वालों के साथ शेयर करें और ज़रूरतमंद तक इसे पहुंचाने की कोशिश करें। इतनी आपसे गुहार है दोस्तों, धन्यवाद।